बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो उसमें जो बेसिक मेन पोर्शन होगा वो है रियल एंड अपीरेंट वेट का, और उसके साथ हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी करना है साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं रियल एंड अपीरेंट वेट। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं कि बेसिकली रियल और अपीरेंट वेट का मतलब क्या। रियल यानी जो ट्रू वेट है ना आपका, ठीक है, ये क्या चीज़ है, और अपीरेंट वेट इसका थोड़ा सा पहले कंसेप्ट ले लेते हैं ताकि जब हम उसकी डेफिनेशन पे या उसकी केसेस की तरफ जाएं तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। सपोज कर लें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन की सरफेस पे मौजूद है, तो इसमें इस ऑब्जेक्ट जो है ना ये अपना एक फोर्स लगाएगा ज़मीन के ऊपर। ये जो फोर्स लगाता है ज़मीन के ऊपर, क्योंकि ज़मीन उसको खींच रही है, ये इक्वल होता है mg, जो जिसको आप वेट W इक्वल्स टू mg। अब आप ऐसे समझें कि जैसे आप प्रेस कर रहे हैं ना जमीन को, तो उसी टाइम अगर ये चीज रेस्ट में है तो इसका मतलब है जमीन पे उस पर एक फोर्स लगा रही है जो इसके इक्वल होगी। तो वो जो फोर्स इक्वल होगी वो आपका बेसिकली ट्रू वेट है, मेजर करने का तरीका है इसका। यानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दी प्लेनेट, जिस प्लेनेट पे आप मौजूद हैं उसकी जो पुल है जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है वो mg है। उसी के अपोजिट उतनी फोर्स लगेगी, तो आप इसको ट्रू वेट का नाम दे सकते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज द वेट, उस ऑब्जेक्ट का वेट उस प्लेनेट के ऊपर। वो कैसे मेजर करते हैं कि वो प्लेनेट या अर्थ उसको कितना खींच रही है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये कोशिश करता है कि ये इस जमीन को प्रेस करे, ठीक है, और ये रेस्ट में है तो इसका मतलब है जमीन पे उसको उतनी फोर्स लगा रही है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया वेट का, ट्रू वेट, नॉर्मल रूटीन में जो वेट होगा। लेकिन सम टाइम जो है ना हमारे पास केस थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। सपोज कर लें कि ये एक लिफ्ट है, ये हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना जिसके अंदर हमने उस पर्सन को, उस ऑब्जेक्ट को रखना है। अब इसमें मोशन सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की नहीं है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को हमने रखा है उसकी मोशन की वजह से जो वेट है वो डिफरेंट हो सकता है। मसलन ये लिफ्ट है, अब एक लिफ्ट अगर आप लें तो उसमें 3 केसेस हो सकते हैं। शुरू के अंदर वो लिफ्ट रेस्ट में है, एक पर्सन वहां मौजूद है, उसके बाद उस लिफ्ट की वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, 0 1 2 3 4, फिर कांस्टेंट हो गई, और उसके बाद फिर कम होना शुरू होगी जब जहां जाकर उसने रुकना है। तो इस पूरी कहानी में शुरू के अंदर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई। एक लिफ्ट ने पहली स्टेज से 5वीं स्टेज तक जाना है, तो शुरू के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 थी, बढ़ना शुरू हुई, एक्सेलरेशन जो है ना वो प्रोड्यूस हुआ, फिर कांस्टेंट होगी, नो एक्सेलरेशन, फिर कम होना शुरू हो गई, फिर रुक गई। यानी ऐसे 0 1 2 3 4 5, फिर 5 है, फिर 5 4 3 2 1 0। तो इस कहानी में एक्सेलरेशन जो है 3 केसेस अगर लें, तो अब जो है ना हम वेट को कैसे देखेंगे, ठीक है। अब अगर आप वेट मेजर करते हैं तो वो वेट उस तरह नहीं होगा जैसे आप इस केस में मेजर कर रहे थे। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक है वेट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूरा, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के वेट की। तो ये वेट नीचे की तरफ उतनी ही, क्योंकि रेस्ट में है, उतनी ही रेस्ट में है, तो ये जो फर्श है ना इसका, इस लिफ्ट का, ये उस पर एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड, ठीक है, जिसको आप टेंशन का नाम देते हैं। अब यहां ये जो है ना ये आपका अपीरेंट वेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अपीरेंट वेट कैसे मेजर करते हैं, यहां पे याद रखिएगा, यहां पे तो दोनों केसेस इक्वल थे, यहां पे इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट में नहीं है, वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, और उसके अंदर एक्सेलरेशन भी मौजूद है, ठीक है। तो वो जो आपका वेट होगा जब वो अपवर्ड मूव कर जा रहा है, तो ये जो उसका वेट होगा ये आपका अपीरेंट वेट कहलाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो वो अपीरेंट वेट जो है वो इस वेट से डिफरेंट हो सकता है। ये तो बिल्कुल सिंपल केस लिया ना हमने। इस केस में तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, और वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, प्रेस कर रहा है अर्थ को, कितनी फोर्स लगा रहा है, mg, और अर्थ उस पे एक फोर्स लगा रही है, क्योंकि ये रेस्ट में है तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपका ट्रू वेट कहलाएगा। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा
नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट उसी तरह जैसे इसमें था, ये इसको प्रेस कर रहा है, ये इसको नीचे प्रेस कर रहा है, तो क्या अब ये जो फर्श है इसका, ये भी इस पे उतनी ही फोर्स लगा रहा है? नहीं, उसकी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो जो वेट होगा उसको आप अपीरेंट वेट का नाम देंगे। आगे केसेस आएंगे तो ये कहानी और ज्यादा आपको समझ आ जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। रियल वेट, बहुत आसान सी बात है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड रियल वेट। रियल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर आप मौजूद हैं, ठीक है, जमीन जिस वे से आपको खींच रही है, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हैं जमीन के ऊपर, उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप रेस्ट में हैं, आपका पाँव रेस्ट में है, आपकी बॉडी रेस्ट में है, तो उतना ही वो उस पर फोर्स लगा रही है। तो ये जो फोर्स होगी जिसको आप वेट का नाम देते हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये वेट डिपेंड करता है कि उसकी जो जी की वैल्यू कितनी है। यहां पे अर्थ पे आप जी की वैल्यू लेते हैं 9.8, लेकिन अगर आप चांद पे जाएंगे तो चांद के ऊपर आपका पैर उस तरीके से प्रेस आप नहीं करेंगे सरफेस को जैसे आप यहां पे करते हैं, क्योंकि वहां पे फोर्स चेंज हो जाती है, वेट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो रियल वेट क्या है? वो जो आप रेस्ट में उस प्लैनेट के ऊपर प्रेस कर रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, उतनी फोर्स कौन लगा रहा है आप पे? उतनी फोर्स प्लैनेट लगा रहा है या अर्थ लगा रही है, उसको आप क्या नाम देंगे? रियल वेट का। अपेरेंट वेट जो है इसको ट्रू वेट भी कह सकते हैं। अपेरेंट वेट क्या है? वेट विच इज मेजर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लोकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लोकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे क्या चीज थी? यहां पे वो जो लिफ्ट हमने ली है जिसके अंदर वो बंदा मौजूद है, वो रेस्ट में है, हालांकि वो तो ये चीज फील नहीं कर रहा, लेकिन वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका, कभी वो ऊपर जाता है, कभी नीचे आ रहा है, तो उसके अंदर जो आप मेजर करेंगे वो आपका क्या होगा? अपेरेंट वेट कहलाएगा। ठीक है, मेजरमेंट आप बाहर से भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली रियल वेट और अपेरेंट वेट का। केसेस 4 हैं इसके, वो आपसे कोई भी एक पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और उसके साथ साथ आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो ये यहां से और ज्यादा आसान हो जाएगा आपको ये बात समझाना। सपोज कर लें ये ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है, उस लिफ्ट के अंदर मौजूद है। जब रेस्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फिर क्या होगा? ये वाला केस बनेगा हमारा, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट उस की फर्श पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स अपवर्ड होगी। ये देखिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट स्प्रिंग बैलेंस अटैच टू द स्ट्रिंग ऑफ लेफ्ट। ये देखें, ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे आप देखेंगे क्या वैल्यू आती है? एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स क्या होगी यहाँ पे? 0, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट लिफ्ट ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है। तो फार्मूला क्या होता है कि आपके पास टेंशन, जिसको आप अपेरेंट वेट के हिसाब से देख रहे हैं, टेंशन माइनस वेट इक्वल्स टू MA, क्योंकि यहाँ पे नेट ऊपर या नीचे नहीं गया, ये 0 हो गया, तो टेंशन किस चीज की इक्वल आ जाएगी? वेट के। T इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg, यानी जितना वेट नीचे की तरफ होगा ट्रू वेट, उतना ही वैल्यू किसकी होगी? अपेरेंट वेट की। टेंशन इन द स्प्रिंग बैलेंस इक्वल्स टू द रियल वेट। ये कब होगा? जब लिफ्ट किस में होगी? रेस्ट में होगी। देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो नेट फोर्स। जब नेट फोर्स 0 है तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, कि टेंशन और वेट, वेट और अपेरेंट वेट, ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। कब? जब लिफ्ट रेस्ट में है। अब अगली बात पे आते हैं। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अब लिफ्ट किधर मूव करेगी? अपवर्ड। जब वो अपवर्ड मूव करेगी तो मैं बता रहा था कि लिफ्ट के अंदर क्या होता है? लिफ्ट रेस्ट में थी, उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई, 0 1 2 3 4 5 बढ़ रही है ना, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। जब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और तो उधर न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स भी उधर होगी, क्योंकि उधर ही वो उसको लेके जा रहा है। तो अब आप ये नहीं कह सकते व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, फार्मूला क्या आएगा? क्योंकि टेंशन या अपेरेंट वेट इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड और एक्सेलरेशन भी किधर है? अपवर्ड। तो इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे, इसको माइनस में, क्योंकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसका वेट किधर है? नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ और टेंशन भी ऊपर की तरफ। तो T माइनस W इक्वल्स टू MA। तो अब आपके पास जो T टेंशन है
वो कितनी होगी, वेट प्लस एम ए। जितना एक्सेलरेशन है उसको इस ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई करें तो आप अपीरेंट वेट। अब मुझे ये बताएं अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, वेट की या टेंशन की। यहां पे नजर आ रहा है कि अपीरेंट वेट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट। कितनी ज्यादा होगी, जितनी ये वाली टर्म आएगी। क्लियर होगी बात। तो अगर एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, मैं आपसे एमसीक्यू पूछ रहा हूं, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे अपीरेंट वेट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रू वेट। ऑब्जेक्ट हैज मोर वेट देन रियल वेट बाय एन अमाउंट एम में। कितना ज्यादा होगी, ये प्लस एम में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। थर्ड केस की तरफ पढ़ते हैं। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ अब आप वेट को, जो ट्रू वेट है उसको प्लस में लिखेंगे और टेंशन को माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अब दो वेक्टर्स नीचे की तरफ है, नेट फोर्स भी नीचे की तरफ और वेट भी नीचे की तरफ, और टेंशन किधर है, ऊपर की तरफ जी। तो W माइनस टी इक्वल्स टू एम में अब किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यहां से आप इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए। अब नजर आ रहा है कि टेंशन जो है वो कम होगी एज कम, यानी रियल वेट जो है वो ज्यादा होगा और अपीरेंट वेट कम होगा। बहुत आसान है इस बात को भी अंडरस्टैंड करना। ये दूसरे केस के मुकाबले में अपोजिट होगा, क्योंकि अब लिफ्ट किधर जा रही है, नीचे की तरफ। लास्ट केस, वो लिफ्ट जिस रस्सी के साथ अटैच है ना, वो रस्सी टूट जाती है। तो जैसे रस्सी टूट जाएगी तो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल नीचे आएगा। जब फ्री फॉल नीचे आता है तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। When lift is falling freely then A equal to G, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन किस चीज के इक्वल होगा, G के इक्वल होगा, और जा भी किधर रहा है, नीचे की तरफ। तो ये जो आपका थर्ड फार्मूला था ना, T इक्वल W माइनस एम ए, इस एक जगह आप G लिखेंगे। ठीक है, और वेट भी किस चीज के इक्वल होता है, mg के, mg माइनस mg। टेंशन क्या हो गई, जीरो। टेंशन का ताल्लुक तो उस रस्सी के साथ था जो जिसने उस लिफ्ट को पकड़ा हुआ था। जब वो टूट गई तो टेंशन जीरो हो गई, टेंशन क्या हो गई, जीरो हो गई। तो mg माइनस mg, यहां से मुझे नजर आ रहा है कि टेंशन क्या होगी, जीरो। आप कह सकते हैं अपीरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अपीरेंट वेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल नीचे आ रहा हो तो क्या उसका वेट जीरो हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं, उसका जो रियल वेट है वो तो mg होगा, लेकिन अपीरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है, बड़े आसान चार केसेस थे। फर्स्ट में लिफ्ट रेस्ट में है, टेंशन और वेट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, नेट फोर्स जीरो है। दूसरे केस में अपवर्ड लिफ्ट मूव कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कम होगा और टेंशन जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन ये वाली जो फोर्स है अपवर्ड है। फिर तीसरा केस आया डाउनवर्ड वाला, और फोर्थ में क्या है, वो रस्सी टूट गई। जब रस्सी टूट जाएगी तो अब एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर कौन सा सिर्फ वेट बचेगा, रियल वेट, अपीरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये चार केसेस बड़े आसान से हैं और समझना भी बहुत आसान है। इनका जो कंसेप्ट है रियल वेट और अपीरेंट वेट का वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इन चार केसेस के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, बहुत आसान है। टर्म है ऑर्बिट। सैटेलाइट कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को जो जमीन के गिर्द घूमे, और एक कुदरती सैटेलाइट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कौन सा है, चांद, क्योंकि चांद जमीन के गिर्द घूमता है, उसको आप नेचुरल सैटेलाइट कह सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जो जमीन के गिर्द घूमे उसको आप क्या नाम देंगे, सैटेलाइट का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ विद सम वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब सिंपल सी बात है, मैंने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दी, यहां पहुंचा, उसके बाद ये इसके गिर्द घूम रहा है। अगर ये इसके गिर्द घूम रहा है तो इस ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए कि ये यहां पे रहेगा या नहीं रहेगा। इससे कम दूंगा तो ये हो सकता है वापस आ जाए, तो ये मैं कैसे मेजर करूंगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ना, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बहुत आसान है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस, सैटेलाइट है, उसका मैस है स्मॉल m, जो अर्थ है उसका मैस है ग्रेटर m के साथ लिखना है, और जमीन के सेंटर से यहां तक का जो फासला है, जो रेडियस भी होगा सर्कल का, वो है r। अब कोई चीज जब सर्कल में मूव करती है तो उसको कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव कर रही है। तो यहां जो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये सर्कल में मूव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किस चीज के दरमियान है, इस ऑब्जेक्ट मैस इसका और इसके दरमियान की जो फोर्स होगी, टू मैसेज के दरमियान। तो उसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, ये देखें, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों को इक्वल लिखे।
आप क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं इसलिए आप वेट F इक्वल mg नहीं लिखेंगे बल्कि ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला लिखेंगे। जी एम मैस ऑफ अर्थ, ये मैस ऑफ सैटेलाइट एम बी स्क्वायर ओवर आर। ये देखें यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस m से ये m कैंसिल हो गया, जी एम ओवर आर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ओवर आर, वी इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को दिस रिलेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट, एनी स्पीड लेस देन दिस विल ब्रिंग द सैटेलाइट बैक टू अर्थ। क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे आप जी एम और आर की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, और सपोज कर लें वी की वैल्यू आ गई है 3000, तो अगर आप 3000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको यहाँ घुमाएंगे तो ये घूमेगा। अगर उससे कम होगा वैल्यू आप देते हैं, ये वापस आ जाएगा। तो हम जिस ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को जब सेंड करते हैं तो उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, हमें पता होगा कि ज़मीन के सेंटर से वो फासला कितना है। वो कैसे मेजर करते हैं, ज़मीन से ये वाला रेडियस ऑफ द अर्थ, इसमें ये हाइट ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास छोटा आर आ जाएगा। छोटा आर किस चीज़ इक्वल होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम सरफेस, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे सरफेस आर की, तो वी की वैल्यू आ जाएगी। तो जिस ऑर्बिट में हमने इसको घुमाना है उसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे, वी की आ जाएगी। वो वी हम देंगे तो ऑब्जेक्ट उस जगह पे घूमेगा, वरना नहीं घूमेगा। ये बड़ा आसान है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जब जमीन के गिर्द घूमती हैं तो उनको घूमने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसको क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। और ये उसकी बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये भी आपने छोटा सा टॉपिक है, ये भी साथ अटैच करना है। तो उम्मीद है आपको जो बेसिक डिफरेंस है रियल वेट का और अपीरेंट वेट का, उसकी भी समझ आ गई होगी। उसके 4 केसेस करने हैं और उसके बाद एक बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। इसकी इक्वेशन जो है वो आपने डिराइव करनी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। दूसरी बात, लेक्चर को मुकम्मल तौर पे सुनना है, कोई पॉइंट रह गया है तो दोबारा सुन लें, और इसके साथ साथ आपने लिखना भी है अकॉर्डिंग टू द नोट्स जो है ना, ये मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं, ये सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, इसके खुद नोट्स भी बना सकते हैं। घर बैठ के आपने साथ साथ ये काम भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।